सुनते ध्यान से। हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, शायद यही है। क्लियर? तो पेज नंबर 193 पे है, दिख रहा है आपको नई एनसीईआरटी के हिसाब से। क्लियर? हाँ, सुनते ध्यान से। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मॉड्यूल में कहीं दिक्कत हो किसी को क्वेश्चन में तो पूछ ले अभी। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में किसी को अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो पूछ ले, नहीं तो हम पूछेंगे थोड़ा बहुत दिक्कत में आ जाते हो ना, बाद में पूछ लोगे। उम्मीद करते हैं पूछोगे जरूर, नहीं पूछोगे तो कल हम पूछेंगे। ठीक है, धीरे धीरे ये पूछने वाला कार्यक्रम चलता रहेगा हमारा। सुनते ध्यान से। हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट होता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हमने ये कहा कि बॉडी फ्लूइड है क्या, ठीक है। तो दो शब्द है, हमें दो चीजें मिल रही है, एक तो फ्लूइड नजर आ रही है और एक हमें क्या नजर आ रही है बताइए, सर्कुलेशन। दो टर्म हमें नए मिल रहे हैं। क्लियर? हम किसी भी बॉडी के अंदर मैट्रिक्स के अंदर जा रहे हैं, बॉडी के अंदर, और हमें किसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करना है। क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है। तो वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल किसके थ्रू होगा? किसी न किसी फ्लूइड के जरिए ही होगा, अगर हम लिविंग बींग्स हैं तो। क्लियर? हमने ये कहा कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी सब्सटेंस अगर बन रहा है, फॉर्मेशन हो रही है, हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रही है, अब डाइजेस्टेड फूड को हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है हर एक सेल पे, टिश्यू लेवल पर। तो जाहिर सी बात है उसके लिए मुझे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। अगर यही मैं प्लांट पढ़ा रहा होता तो जाइलम फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू वगैरह बताता है। जब मैं एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा रहा हूँ, तो कोई ना कोई उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी न किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कौन है बताइए हमारा? यही सर्कुलेशन है। ठीक है, सर्कुलेशन एक ऐसा मीडियम है जो एक जगह से दूसरी जगह तक बॉडी के अंदर फ्लूइड को ले करके जाने में मदद करता है। यानी हमने ये कहा कि अगर ये कोई एक जगह ए है और इसको यहाँ तक बी तक पहुँचाना है मुझे, तो किसकी जरूरत पड़ेगी बताइए? सर्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी। और वो सर्कुलेशन किसके थ्रू होगा? फ्लूइड के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? फ्लूइड के। यानी अभी चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हम चल रहे हैं। क्लियर? अब बात आती है बॉडी फ्लूइड में क्या है। बॉडी फ्लूइड में बेसिकली हमारे पास एक ब्लड है और दूसरा लिम्फ है। बॉडी फ्लूइड के नाम पर हमारे बॉडी में कितने टाइप के फ्लूइड है बताइए? दो तरीके के ही फ्लूइड है सिलेबस में। एक पहला हमारा क्या है? ब्लड है, और दूसरा हमारे पास क्या है बताइए? लिम्फ है। क्लियर? एक ब्लड हमें पढ़ना है, एक लिम्फ पढ़ना है। ये ब्लूड, ये हमारे पास सारे के सारे किस में आएंगे? फ्लूइड में आएंगे। क्लियर? अब सर्कुलेशन में हमारे पास क्या होते हैं? कई तरीके की सर्कुलेशन होती है हमारे अंदर। ह्यूमन के अंदर क्या होता है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। कैसा सर्कुलेशन होता है? क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है। जबकि हमारे पास क्या है कि कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हमें पढ़ने हैं जहां पर ओपन टाइप के सर्कुलेशन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हेडिंग डालनी है। क्या ऐसे इंट्रोडक्शन पार्ट में जैसे लिखवा रहे हैं ऐसे लिख लीजिए पहले, व्हाइट बोर्ड की चीजें जो हैं। हो गया? अब एक तरफ हमें अच्छे से हेडिंग डालनी है। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी क्या पढ़नी चाहिए? ब्लड। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं ब्लड। हेडिंग होगा हमारे पास ब्लड। ठीक है, ब्लड के बारे में पहला पॉइंट सुनेंगे, पहले ध्यान से सुनते रहेंगे, उसके बाद हम बात बताएंगे आपको। ब्लड क्या होता है? एक प्रकार की स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होती है। कैसी ये होती है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कि दो लोगों से मिलकर के बनी है। एक ब्लड प्लाज्मा और दूसरा हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या बोला? एक ब्लड प्लाज्मा और दूसरा हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट। तो हमने ये पहला पॉइंट इसके बारे में क्या बोला? ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ये कैसी टिश्यू है बताइए? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है।
हम इनको स्पेशल क्यों बोल रहे हैं? सभी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर हम जानकारी लें, अगर हम बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर हम आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाते हैं तो वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू आता, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की सबसे खास बात क्या होती है कि एक कनेक्टिव टिश्यू हम बना रहे हैं, ध्यान समझेंगे, ये हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू अगर मैं बोल रहा हूं तो ये ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के बने होंगे, तो इनके पास कई सारे सेल्स होंगे, कई सारे सेल्स होंगे, इनके पास कुछ ना कुछ फ्लूइड होगा, तो फ्लूइड हमने बना दिया, क्लियर। इनके पास कई सारे फाइबर्स होते हैं, क्या लगे होते हैं बताइए? कुछ फाइबर्स होते हैं। यानी कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं? पहला क्या पाया जाए, ये क्या है हमारे पास? कनेक्टिव टिश्यू, ये सेल है, टिश्यू नहीं बोल रहा हूं, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, यानी एक ऐसा सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू बना रहा हो। और टिश्यू की एक डिफिनीशन ही होती है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। और ग्रुप ऑफ सेल्स में ये भी खास बात होनी चाहिए, शर्त होनी चाहिए, वो सारे के सारे सेल्स की ओरिजिन क्या होनी चाहिए? कॉमन ओरिजिन होनी चाहिए। समझ रहे बात? टिश्यू की डिफिनीशन बहुत आपको बताने वाले बहुत इजी टर्म में बता ले जाएंगे, बट असली जो टिश्यू की डिफिनीशन होती है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैज सेम ओरिजिन एंड हैव स्पेसिफिक फंक्शन। सभी ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करते हैं? आपस में जुड़ते हैं और एक स्पेसिफिक कॉमन फंक्शन को अंजाम देते हैं। वो ग्रुप ऑफ टिश्यू को, सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यू बोलते हैं। तो हमने ये बोला कि ये टिश्यू सेल्स अगर टिश्यू बना रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, तो इनके जो सेल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? जाहिर सी बात है, क्या कहलाएंगे? कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कहलाएंगे। फिर इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इनके अंदर क्या दिखाई दे रहा है बताइए? कुछ फाइबर दिखाई देंगे, ये कनेक्टिव टिश्यू फाइबर होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, इनको हम क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं, क्लियर। और इनके अंदर जो प्लाज्मा आपको नजर आ रहा है, इनके अंदर जो प्लाज्मा आ रहा है वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। अब हमें स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की डिफिनेशन आपको समझना है, ये स्पेशल क्यों बोला गया। स्पेशल बोलने के पीछे ये रीजन है कि इनके अंदर पहली बात तो फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। स्पेशल बोलने के पीछे रीजन क्या है बताइए? सबसे पहला रीजन स्पेशल क्यों है, तो पहला रीजन मैं बोलना चाहूं तो सबसे पहला रीजन क्या बोलेंगे बताइए? इनके अंदर जो फाइबर होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर जो होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो फाइबर हैं वो क्या है बताइए? एब्सेंट है। सबसे पहला रीजन ये है कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशलिटी क्यों बोला गया, क्लियर। दूसरा रीजन ये है कि इनके अंदर जो फाइबर्स आपको बताया जा रहा है, ये मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो होता है वो किसी तरीके की प्लाज्मा सेल्स नहीं बनाती, यानी कनेक्टिव टिश्यू जो फाइबर हो रही हैं वो किसी भी चीज की सिक्रेशन नहीं कर रही है, यानी इनके अंदर जो मैट्रिक्स आपको बताई जा रही है, मैट्रिक्स जो हो रही है वो हमारे पास प्लाज्मा सेल्स के द्वारा सिक्रीशन नहीं हो रहा है, जो प्लाज्मा सेल्स है नॉट सिक्रीट, क्लियर। यानी एक बात हमें नोट डाल करके याद रख लेना चाहिए ना, क्या याद रखना है? ऑल कनेक्टिव टिश्यू हैज, सभी कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या पाई जाती है बताइए? सबसे नंबर 1 कनेक्टिव टिश्यू सेल्स पाई जाती हैं, और दूसरे नंबर पे क्या पाई जाती है? इनके अंदर मैट्रिक्स जरूर होगी, ठीक है, दोनों चीजें होंगी, और यही चीज इनमें नहीं होती। कनेक्टिव स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स नहीं होती, क्लियर। मैट्रिक्स की जगह पर अगर ना समझ में आए तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड लिख सकते हैं आप, क्लियर, ठीक है। इनको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और ये कौन सीक्रेट करता है? यही सीक्रेट करती हैं कनेक्टिव टिश्यू सेल से ही, क्लियर।
और यही चीजें जब नहीं बना पाती हैं तो इन्हीं को हम कहते हैं कि ये स्पेशल है। ये टिश्यू फाइबर होगा ना, ठीक है, सेल्स नहीं, फाइबर। समझ आई बात? चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं बात को। हमने ये कहा कि हमारे पास जो ब्लड होता है वो किसकी बनी होती है बताइए? ये एक प्रकार की स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होती है। सारे कनेक्टिव टिश्यू की सबसे खास बात क्या होती है कि ये 3 लोगों से मिलकर के बनी होती है। एक कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक हमारे पास फाइबर, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स क्या करता है, यही कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स और यही हमारे पास मैट्रिक्स जो ईसीएफ है, ये दोनों चीज बनाता है। क्लियर? ये नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है, बट एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है। एक्सेप्शन में हमारे पास क्या आएगा? ब्लड, ठीक है। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे पास ना तो उनकी कनेक्टिव टिश्यू सेल्स ना तो फाइबर्स बनाती हैं और ना ही क्या बनाती हैं, ईसीएफ बनाती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमने ये लिखा कि ऑल कनेक्टिव टिश्यू सेल्स क्या करती हैं कि इनके पास ये क्या बनाती हैं, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर होती है और ईसीएफ होती है, ठीक है। एक्सेप्ट क्या लिखेंगे बताइए? एक्सेप्ट ब्लड, ठीक है। ये ब्लड ही एक्सेप्शन है इनका। क्लियर? ब्लड एक ऐसा एक्सेप्शन है जो हमारे पास ना तो ये बना रही हैं और ना ही ये बना रही हैं। क्लियर? यानी अगर ब्लड की डिफिनीशन देखी जाएगी तो ब्लड में सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाएंगे? कनेक्टिव टिश्यू सेल्स पाए जाएंगे, ना तो प्लाज्मा पाई जाएगी और ना ही फाइबर्स पाए जाएंगे। इज इट क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, अब ब्लड के अंदर हमारे पास ये 2 कंपोनेंट से मिलकर के बने हैं। कितने कंपोनेंट से मिलकर के बने हैं? 2 कंपोनेंट से मिलकर के बने हैं। उससे पहले हम कुछ बातें और बताना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ब्लड की बात कर ली जाती है, नॉर्मल मेल एंड फीमेल में कितना होता है, क्लियर, और उनका पीएच कितना होता है, ये सारी बातें कर लेते हैं, ठीक है। अब ब्लड वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? ब्लड वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। जो ब्लड वॉल्यूम होता है दोनों में अलग अलग होता है। मेल के अंदर कुछ और होता है, फीमेल के अंदर क्या होता है, कुछ और होता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर हम मेल के अंदर की बात करेंगे तो मेल के अंदर क्या होता है, लगभग लगभग क्या होता है कि 5 से लेकर के 5.5 लीटर, ठीक है, इतने ब्लड हमारे पास पाए जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम टोटल बात करेंगे तो 8% ऑफ बॉडी वेट, कितना परसेंट बताइए? 8% ऑफ बॉडी वेट। अब आप देख लीजिए आपकी बॉडी की वेट कितनी है, उसका 8% कौन होता है? हमारा ब्लड होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, फीमेल के अंदर की बात करेंगे तो फीमेल के अंदर लगभग लगभग 4 लीटर से लेकर के 4.5 लीटर। क्लियर? यानी लगभग लगभग बात करेंगे तो 7% ऑफ बॉडी वेट, उनकी बॉडी का वेट जितना भी होता है उसका 7% ही क्या होता है, इनके अंदर ब्लड पाया जाता है। क्लियर? तो ये बातें हमें थोड़ी बहुत याद रखनी है। महिलाओं के अंदर क्या होता है, थोड़ा बहुत ब्लड उनके हिसाब से कम होता है, तभी तो दूसरे का चूसती है खून, है ना। हाँ, जब कुदरत को पता है दूसरे का ही दिमाग खाना है, दूसरे का ही खून चूसना है, तो कुदरत ने कम दिया है उनको। क्लियर? बहुत सोच समझ करके ही कुदरत बनाता है। और इंसान को क्या है, मेंस को क्या है, ज्यादा क्यों दिया? उनको पता है ये गधा आगे चलकर किसी के लिए नस काटेगा जरूर, ठीक है, ब्लड फ्लो कराएगा जरूर। हाँ, हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, काट लेंगे, तो इसलिए कुदरत उनको पहले से ही ज्यादा दिया है। हो गया? आगे बढ़े, चलिए सुनते हैं। दूसरी बात अगर हम करें, अगर दूसरा बात करें, ब्लड वॉल्यूम अगर हो गया हो तो पीएच ऑफ ब्लड की बात कर लेते हैं। ब्लड का पीएच कैसा होता है बताइए? एल्कलाइन होते हैं। कैसे होते हैं बताइए? एल्कलाइन होते हैं। एल्कलाइन में भी हमारे पास 2 तरीके के ब्लड होते हैं ना। एक हमारे पास कैसे ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ,
और एक हमारे पास कैसे ब्लड हुए बताइए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुए। एक हमारे पास ऑक्सीजनेटेड, एक होता है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड। अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे तो 7.2 के आसपास आएगा हमारे पास पीएच, क्लियर। और अगर इनकी बात करेंगे तो पीएच की, तो ये 7.4 के लगभग लेकर के जाते हैं। तो ये ब्लड का पीएच भी क्या करता है, वेरी करता रहता है। हमें यह साफ साफ समझना है कि ब्लड का जो पीएच होता है वो अक्सर कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। कैसा होता है, अल्कलाइन किसे कहते हैं भाई, एल्कलाइन। अच्छा, तुम लोग पहली बार आगे बैठे हो ना पीछे से अचानक, तो थोड़ा बहुत तुम लोगों को डर लगता है। चलो भैया तुम लोग बताओ, तुम लोगों की तो हैबिट हो चुकी है ना। एल्कलाइन किसे कहते हैं, एल्कलाइन, एल्कलाइन, एल्कलाइन किसे कहते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस को ही एल्कलाइन कहते हैं, ठीक है। यानी सारे के सारे बेस एल्कलाइन नहीं होते, ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन कहते हैं। पता है कि नहीं, इसीलिए केमिस्ट्री वाले सर अक्सर लिखवाते हैं ना, ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज। नहीं सुना है कभी, हाँ लिखवाया होगा, तुम लोगों को याद नहीं तो हम क्या करें। हो गया। अब हमें क्या करना है कि ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत उनके कंपोजिशन के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझना है, उनके कंपोजिशन के बारे में समझना है। आगे बढ़ जाए, चलिए देखते हैं। अगर हमने ये कहा कि जो हमारे पास ब्लड है, ध्यान सुनेंगे, ब्लड को हम कितने कैटेगरी में दो डिवाइड किए हैं बताइए, दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला हमारे पास क्या है, ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा हमारे पास क्या है बताइए, फॉर्म्ड एलिमेंट है। दूसरा हमारे पास क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट है, क्लियर। हमारे पास जो ब्लड प्लाज्मा है टोटल ब्लड का 55% बनाता है। कितना बनाता है, 55% हमारे टोटल ब्लड का कौन बनाता है, ब्लड प्लाज्मा बनाता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट कितना बनाता है, 45%। बचा तो इतना ही ना, क्लियर। अब हमें क्या करना है कि जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी से थोड़ा हट करके मैं पढ़ाऊंगा, क्लियर। पहले एनसीईआरटी से चार्ट में हम बना दे रहे हैं, लेकिन लिखवाते वक्त थोड़ा बहुत भावनाओं में बह करके हम थोड़ा ज्यादा लिखवा देंगे, क्लियर। तो पहले एनसीईआरटी की लाइन कवर कर लेते हैं। इन्होंने ये कहा है कि जो हमारे पास ब्लड प्लाज्मा होती है, ध्यान सुनिए, जो ब्लड प्लाज्मा होती है वो बेसिकली 3 लोगों से मिलकर के बनी है। एक हमारे पास क्या होता है, इनके पास सबसे ज्यादा वाटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वाटर पाए जाते हैं, लगभग लगभग 90 से लेकर के 92%, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि इनके पास क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन की बात की है, तो प्रोटीन की बात इन्होंने क्या किया, 6 to 7% इन्होंने प्रोटीन। एनसीईआरटी में कितना लिखा है, 8 लिखा है क्या, 6 to 8 लिखा है, तो 6 to 8% हमने कर दिया, क्लियर। फिर उसके बाद बाकी में क्या आते हैं, सी में अदर आते हैं। अदर में हमारे पास क्या होंगे, जैसे मिनरल्स हो गए, आयंस हो गए, सॉल्ट वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब चीजें। फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे पास 3 लोगों को इन्होंने लिखा है। कितने लोगों को लिखा है, 3 लोगों को। एक हमारे पास सबसे नंबर 1 पे आते हैं इरिथ्रोसाइट्स, सबसे नंबर 1 पे क्या आते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास क्या, ल्यूकोसाइट। और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आते हैं, थ्रम्बोसाइट। कौन आते हैं, थ्रम्बोसाइट्स, क्लियर। अगर हम बात करते हैं इरिथ्रोसाइट्स को, तो हम इनको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोस का मतलब होता है रेड कलर, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, आरबीसीज बोलते हैं। ल्यूकोसाइट का मतलब कलरलेस होता है, और इनको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और थ्रम्बोसाइट्स का मतलब हम क्या बोलते हैं, इनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं।
अब हम क्या करते हैं कि ल्यूकोसाइट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। कितने कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं? दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक हमारे पास क्या आता है, ल्यूकोसाइट्स को ग्रेन्युलोसाइट्स आते हैं, और एक हमारे पास क्या आते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स आते हैं। ठीक है, अगर किसी, ये हमारे पास क्या है, सेल ही तो है। अगर किन्हीं के साइटोप्लाज्म में अगर ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हो तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स बोलेंगे। अगर उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स अगर एब्सेंट आपको नजर आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इनको हम ए ग्रेन्युलोसाइट्स बोलेंगे। ठीक है, यानी इनके पास हम क्या कहना चाहते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इनके पास जो साइटोप्लाज्म है विदाउट क्या है बताइए, विद क्या है, ग्रेन्यूल्स है। क्लियर? और इनके पास जो साइटोप्लाज्म है वो कैसे बताइए, साइटोप्लाज्म है वो कैसे बताइए, विदाउट ग्रेन्यूल है। इनके पास हमारे पास तीन लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? इनके पास तीन लोग आएंगे। क्लियर? एक हमारे पास कैसे आते हैं, इजिनोफिल्स। एक हमारे पास कैसे आते हैं, इजिनोफिल्स। इजिनोफिल्स का मतलब होता है, इसको हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एसिडोफिल्स। एक हमारे पास क्या होता है कि एसिडिक डाइज होती है, उससे ये स्टेन की जाती है। क्या की जाती है, इनकी जो स्टेनिंग की जाती है एक एसिडिक डाई से की जाती है, इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है, एसिडोफिल्स है। क्लियर? फिर उसके बाद आता है, अगर कोई भी बेसिक डाई से स्टेन की जा रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेसोफिल्स। और अगर किसी भी डाई से आप कर लीजिए स्टेनिंग तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफिल्स। क्लियर? फिर ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे पास दो लोग आते हैं। क्लियर? कौन कौन से? एक हमारे पास मोनोसाइट्स आएंगे और एक हमारे पास क्या आएंगे, लिम्फोसाइट्स आएंगे। क्लियर? और लिम्फोसाइट्स में भी हमारे पास दो लोग आएंगे, एक बी लिम्फोसाइट्स आएंगे और एक हमारे पास कैसे साइट आएंगे, टी लिम्फोसाइट्स आएंगे। क्लियर? एक बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स भी हमारे पास कई तरीके के होते हैं। ठीक है, एक हेल्पर टी सेल्स होते हैं, एक किलर टी सेल्स होते हैं, एक नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, और एक हमारे पास सप्रेसर सेल्स होते हैं, और एक टी मेमोरी सेल्स। याद आ रही हैं बातें? हाँ, जगह नहीं है तो आगे लेकर के जाते हैं ना। चलिए सुनिए, अगर ब्लड के बारे में दो बातें बोलनी हो तो आप क्या बोलेंगे? पहला क्या बोलेंगे, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। सबसे पहली बात आप क्या बोलेंगे बताइए, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। रीजन तो पता चल गया होगा। अगर स्पेशल ना नाम आए तो इनको हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टी खो दे रहे हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, प्लाज्मा सेल्स क्या बनाना चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर बनाना चाहिए, और क्या बनाना चाहिए, ईसीएफ मैट्रिक्स बनाना चाहिए। जबकि ये क्या दोनों बना रही हैं, नहीं बना रहे, इसलिए क्या है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा रीजन ये है कि हमारे पास, अब इनका दूसरा पॉइंट अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे, ये एक तरीके का रेड कलर होता है ना, बोली बात सही है, रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये आई थिंक 2006 में पूछा गया था क्या 2006 का क्वेश्चन है, रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू जो है। ठीक है, ये ब्लड में ही पूछा गया था। क्लियर? अगर हमें सीक्वेंस वाइज से पढ़ना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ूंगा, ब्लड प्लाज्मा। तो सबसे पहले सुंदर हेडिंग डालेंगे, ब्लड प्लाज्मा। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ब्लड प्लाज्मा। आगे बढ़े, चलिए सुनिए ध्यान से। अब हमारे पास नई हेडिंग आती है, ब्लड प्लाज्मा। जितना पॉइंट जानते हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में तुरंत अभी तुरंत बता दीजिए, कितना परसेंट बनाता है बताइए, 55%।
दूसरा पॉइंट आता है इनके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, इनके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। चलिए ध्यान सुनेंगे। अब ब्लड प्लाज्मा के अंदर देखेंगे तो कई सारे पार्ट होते हैं। हम बेसिकली 2-3 पार्ट के बारे में बताना चाहते हैं। क्लियर? पहला हमारे पास क्या आता है, फ्लूइड पार्ट। और फ्लूइड पार्ट में भी वो भी कितना परसेंट वाटर है बताइए, लगभग लगभग 92। अब हमारे पास क्या आता है कि अक्सर ये क्या होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है। कैसा कलर का होता है बताइए? या फिर कभी कभी आपको बताया जाता है ये पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। ये स्ट्रॉ कलर का होगा या तो फिर कैसा, पेल येलो इस कलर का होगा, एकदम पीला पीला, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या है कि अगर इनकी बात करेंगे तो इनके पास क्या होता है, कुछ फ्लूइड पार्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बताइए? फ्लूइड पार्ट पाए जाते हैं। और फ्लूइड पार्ट में भी मैक्सिमम सबसे नंबर 1 पे कौन आते हैं बताइए? वाटर पाए जाते हैं। और वाटर में भी क्या है, कितना परसेंट वाटर है बताइए? 90 टू 92%। क्लियर? चलिए अब पहले हम कुछ बातें अच्छी बताना चाहते हैं कि प्रोटीन पार्ट पढ़ना चाहते हैं या अदर पार्ट। 3 पार्ट पढ़ाए थे ना, प्रोटीन, एक मिनरल साइंस अदर मटेरियल, ठीक है, और एक हमारे पास क्या था, वाटर। वाटर तो बता दिया। वाटर के बारे में और क्या जानकारी लेना चाहोगे? ठीक है, कुछ नहीं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, अदर मटेरियल के बारे में पहले पढ़ूंगा। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, अदर मटेरियल्स, ठीक है। अदर मटेरियल में हमारे पास नंबर 1 पे क्या आते हैं वो ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले मिनरल्स का जिक्र करना है। किसका जिक्र करना है? हाँ, मिनरल्स एंड आयंस का जिक्र करना है। तो नंबर 1 पे हमारे पास क्या होंगे, मिनरल्स एंड आयंस। मिनरल एंड आयंस, इनकी जिक्र करनी है हमें, और इनके एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, सोडियम आयन पाए जाते हैं, पोटेशियम आयन पाए जाते हैं, कैल्शियम आयन पाए जाते हैं, मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं। जल्दी करिए। कई जगह पे फास्फोरस आयन भी पाए जाते हैं, ठीक है। और कई कई जगह पे बाइकार्बोनेट आयन भी पाए जाते हैं, और कई कई जगह पे कार्बोनेट आयन भी पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बोनेट में 2 माइनस रहेगा क्या, देख लीजिएगा, अपने हिसाब से बना लीजिएगा ना। ये कार्बोनेट में क्या होता है, 2 माइनस आयन रहेगा ना। पता है ना क्यों? H2CO3 से जब भी जाएगा तो H प्लस प्लस बाइकार्बोनेट आयन, जब इससे H प्लस जाएगा तो क्या आएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। जनरेटर ऑन हो गया क्या? ये एक प्रकार का ऐसा मीडियम है, अगर हम क्या करते हैं कि किसी भी मीडियम में लेकर के जाते हैं अगर उसको, ठीक है, ऐसे सोल्यूशन को किसी भी मीडियम में लेकर के जाए, बट उसके पीएच में अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बफर सोल्यूशन, ठीक है। समझ रहे बात? यानी कोई भी सोल्यूट अगर ऐड कर रहे हैं या फिर नहीं ऐड कर रहे हैं, किसी अदर मीडियम में भी ले जाने पर अगर किसी भी सोल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होता है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बफर सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक। तो हमारे पास कहां तक हो गया था, सॉल्ट हो गया था। चलिए न्यूट्रिएंट लिखेंगे। न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट में हमारे पास ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट में ग्लूकोज, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, वाइटमिन्स, वाइटमिन्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट। ब्लड प्लाज्मा में नाइट्रोजनस वेस्ट भी पाए जाते हैं। क्लियर? नाइट्रोजनस वेस्ट भी पाए जाते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में।
और हमारे ब्लड प्लाज्मा बेस नहीं, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, कुछ हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। यानी मैक्सिमम हार्मोन्स भी कहाँ पाए जाते हैं, हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। हार्मोन भी हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं। क्लियर। चलिए बताइए हमारे पास क्या क्या पाया गया ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ब्लड प्लाज्मा के अंदर मिनरल साइंस पाया गया। दूसरा क्या पाया गया, सॉल्ट पाया गया। सॉल्ट में हमारे पास क्या था, NaCl था। क्या मैग्नीशियम क्लोराइड था, अरे पोटेशियम क्लोराइड था। क्या बाइकार्बोनेट आयन था, क्या कार्बोनेट आयन था। क्लियर। और हमारे पास क्या पाया गया बताइए, न्यूट्रिएंट पाए गए कि नहीं पाए गए। न्यूट्रिएंट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट आए बताइए। नंबर 1 पे ग्लूकोज आए, फिर उसके बाद क्या आया, वाइटामिन आए, फिर उसके बाद क्या आया, फैट्स आए, फिर उसके बाद क्या आया, प्रोटीन आए। ये सब नजर आए कि नहीं आए। क्लियर। यानी ये सब के सब किस में आते हैं, हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही आते हैं। क्लियर। चलिए एक पॉइंट और लिखते हैं, ब्लड प्लाज्मा के बारे में ही लिखेंगे। अब ये तो अदर मटेरियल हो गया ना। अब उसके बाद आता है, हेडिंग आता है हमारे पास क्या, प्रोटीन, ठीक है। हेडिंग हो गया हमारे पास प्रोटीन। हेडिंग हो गया हमारे पास प्रोटीन। चलिए प्रोटीन में हमारे पास कितने परसेंट, 6 to 8% हमारे पास प्रोटीन होती है, ठीक है। और इनमें 4 तरीके की प्रोटीन पाई जाती है। कितने तरीके की प्रोटीन पाई जाती है, 4 तरीके की प्रोटीन पाई जाती है। एक हमारे पास एल्बुमिन, दूसरा हमारे पास ग्लोबुलिन, तीसरा हमारे पास फाइब्रिनोजन, और चौथा हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। हमारे पास कितने तरीके की प्रोटीन बताइए। नंबर 1 पे कौन आएगा, एल्बुमिन। दूसरे नंबर पे कौन आएंगे, ग्लोब्यूलिन। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आएंगे, फाइब्रिनोजन। और चौथे नंबर पे हमारे पास क्या आएंगे, प्रोथ्रोम्बिन। सभी के बारे में दो दो बातें लिख लेनी है, उसके बाद ये खत्म करते हैं ना। सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे किसके बारे में, एल्बुमिन। चलिए एल्बुमिन के बारे में लिखेंगे। स्मॉलेस्ट, अरे अलग से हेडिंग लिख लीजिए, एक में नहीं हो पाएगा। हमने कहा दो दो लाइन का मतलब एक ही में, एक ही लाइन में सब लिखोगे तुम लोग, ठीक है। एल्बुमिन के बारे में सबसे पहला पॉइंट बताइए क्या होगा, स्मॉलेस्ट प्रोटीन है ये। कैसी प्रोटीन है बताइए, सबसे छोटी प्रोटीन है। दूसरा पॉइंट, प्रोड्यूस्ड इन लीवर। प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस्ड करता है बताइए, लीवर। सभी के बारे में यही बात लिखना है, क्या पहले बनता कहाँ पे है क्या, और इनका फंक्शन, ठीक है। तो इनके फंक्शन में लिखेंगे, एल्बुमिन के फंक्शन में, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, हेल्प इन, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। और सरप्राइज की बात है कि यहां से क्वेश्चन उठे ही नहीं है। क्वेश्चन कहां से आया बताए, ये हमें याद रखना है, डेट इज लगा करके, ठीक है। हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ BCOP, ठीक है। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये किस में मदद करता है, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को ये क्या करता है बताइए, मेंटेन करता है। क्लियर। क्वेश्चन ये पूछा गया है।
नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, अच्छा इनके परसेंटेज लिख लीजिएगा। एल्बुमिन लगभग लगभग कितना परसेंट, 4% पाए जाते हैं। क्लियर। ग्लोब्यूलिन जो होती है वो 2 to 4% पाई जाती है। यानी ये सब के सब कैसे होंगे बताइए, ट्रेसेस अमाउंट में होंगे कि नहीं होंगे? लगभग 6% तो यही हो गया ना, 6 to 8%। क्लियर। ये बहुत ही ट्रेसेस अमाउंट में। ग्लोब्यूलिन के बारे में ध्यान सुनेंगे क्या है। ग्लोब्यूलिन एक प्रकार का हमारे पास क्या करता है कि ये कहाँ बनता है, ठीक है, तो इसको मास्ट सेल्स बनाती है। कौन बनाता है? मास्ट सेल्स बनाती है। और मास्ट सेल्स किस में मदद करती है? हमारे इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम में मदद करती है। क्लियर। तो हमने ये कहा कि ये हमारे पास क्या है बताइए, ये बनाता कौन है बताइए? प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल। ये हमारी मास्ट सेल्स बनाती है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या है कि ये किस में मदद करती है, तो हेल्प इन किस में बताइए? डिफेंस सिस्टम में। किस में मदद कर रही है बताइए? डिफेंस सिस्टम में ये हमारे मदद कर रही है। किस में मदद कर रही है? डिफेंस सिस्टम में मदद कर रही है। और अगर हम बात करेंगे ग्लोब्यूलिन की, ध्यान सुनेंगे, ग्लोब्यूलिन बोलिए चाहे ग्लोबिन बोलिए, बात सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लोब्यूलिन जो होती है वो 3 तरीके की होती है। एक हमारे पास अल्फा ग्लोबुलिन, एक बीटा ग्लोबुलिन और एक गामा ग्लोबुलिन। कौन कौन से? एक अल्फा ग्लोबुलिन और एक गामा ग्लोबुलिन और एक हमारे पास बीटा ग्लोबुलिन, ठीक है। तो गामा जो ग्लोबुलिन है, ठीक है, गामा ग्लोबुलिन को हम एक नाम से और जानते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। इनको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्या बनाता है आगे चल करके? यही मदद करता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ये किस में मदद करता है बताइए? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। या आगे चल करके एंटीबॉडीज बनाता है। एक्चुअल में डिफेंस मैकेनिज्म में कौन मदद कर रहा है बताइए? गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। लेकिन उनके साथ साथ ये भी आ जा रहे हैं, ये भी आ जा रहे हैं, जबकि असली रोल किसका है? गामा ग्लोबुलिन का। समझ आई बात है? जल्दी करिएगा। यानी संगत का बहुत असर है ना। संगत का असर मतलब क्या है कि ज्यादा रोल अदा इनका नहीं है अल्फा और बीटा का। डिफेंस सिस्टम में मदद कौन कर रहे हैं बताइए? गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। यानी आपकी संगत तय बताती है आपका फ्यूचर कैसा होगा। आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे, और बुरे लोगों के साथ रहोगे उतना ही पीछे जाओगे, ठीक है। मेरे भी दोस्त थे, पढ़ने में हम अपने दोस्तों में अपने गोल में ठीक थे, हमारी संगत बहुत खराब थी। अब समझ सकते हो कितनी खराब होगी ना। बहुत उच्चतम लेवल के हरामी थे हमारे दोस्त। उनके लिए जो भी शब्द अगर बुरा से बुरा बोल दो तो कम है उनके लिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। कुछ भी होता तो पहले वही खड़े होते हैं हमारे। आज भी वो लोग बरकरार हैं, हमारे साथ हैं। नाम है उनका, एक का नाम टेंशन है। 25 कॉल उस पे रोज डेली, मतलब वो जब भी फोन करेगा ना कोई ना विपत्ति के साथ फोन करता है। और अक्सर संडे का दिन खाता है मेरा, हर संडे का दिन। और सुनने को नहीं रहेगा फिर भी जबरदस्ती सुनाए, भाई सुन ले, 50 रुपए तेरे पे फोन पे कर दे रहा हूँ, सुन ले। तुमने कर भाई, पहले पैसे लेता तब उसकी विपत्ति सुनता हूँ, ठीक है। सुनते ध्यान से। हमने क्या कहा कि ये एक प्रकार का स्मॉलेस्ट प्रोटीन है। पहले एल्बुमिन के बारे में बताया, और एल्बुमिन के बारे में कौन प्रोड्यूस करता है बताइए? फिर उसके बाद हमने ये कहा कि मदद किस में करता है? ऑस्मो रेगुलेशन में। और ऑस्मो रेगुलेशन में किसमें? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। क्लियर। फिर उसके बाद हम ग्लोबुलिन के बारे में बताइए कौन प्रोड्यूस करता है? मास्ट सेल्स। और ये किसमें मदद करता है? डिफेंस सिस्टम में। ग्लोबुलिन कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, एक अल्फा ग्लोबुलिन, एक बीटा ग्लोबुलिन और एक गामा ग्लोबुलिन। असली जो गामा ग्लोबुलिन होता है यही मदद करता है किसमें?
डिफेंस सिस्टम में, ठीक है। यही एंटीबॉडीज बनाता है जो कि हमारे फॉरेन पार्टिकल से या फिर फॉरेन मटेरियल से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है। क्लियर। अब बात आती है कि प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के बारे में, दोनों के बारे में एक एक पॉइंट ही एक साथ लिख सकते हैं। दोनों के दोनों जो प्रोटीन होती है वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। ये दोनों के दोनों किस में मदद कर रही हैं बताइए? तो ये हेल्प इन किस में? ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग में ये क्या करती है? हमारे मदद करती हैं। दोनों के दोनों चीजें किस में मदद कर रही है? हमारे ब्लड क्लॉटिंग में मदद कर रही हैं। ग्लोबुलिन के बारे में भी लिख लीजिएगा, प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल्स लिख लिए हैं। लीवर भी ये भी प्रोड्यूस करता है। क्लियर। लीवर भी बनाता है ये। क्लियर। बट असली रोल उनका मास्ट सेल्स में ही आते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे। ये डिफेंस सिस्टम में मदद कर ही रहा है, ठीक है। ये अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन, ध्यान सुनेंगे। अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन के बारे में दो बातें हमने क्या बोला? ये कौन प्रोड्यूस करता है बताइए? प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। क्लियर। और दूसरा पॉइंट हमने इनके बारे में क्या बोल रहे हैं? ये हेल्प करता है किसमें? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है। अगर स्पेसिफिक फंक्शन पूछा जाए किसी का, ठीक है, तो स्पेसिफिक फंक्शन में हमें ये बात याद रखनी है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन के बारे में तो कॉमन बातें हैं। क्लियर। किसमें मदद करती हैं बताइए? ब्लड क्लॉटिंग में मदद। आगे बढ़ जाए, चलिए देखते हैं अब आगे नेक्स्ट पॉइंट। हमने ये कहा कि अब हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। किसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं बताइए? हम इम्यूनोग्लोबुलिन को हम थोड़ा हाईलाइट करना चाह रहे हैं। आईजी, ठीक है, आइसोग्लोबुलिन में या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन हमने बनाया। जो हमारे पास आईजी होते हैं वो हमारे पास 5 तरीके के होते हैं। एक आईजीजी होते हैं, आईजीए होते हैं, आईजीएम होते हैं, और आईजीडी होते हैं, और आईजीई होते हैं। ठीक है। ये क्या बन करते हैं बताइए? ये किस में मदद करते हैं बताइए? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है। और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड कौन करता है? हमारे पास प्रोड्यूस्ड बाय सब कुछ प्लाज्मा के अंदर ही पढ़ रहे हैं क्या हम? तो प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, हम एक साफ साफ लिख दे रहे हैं। क्लियर। क्वेश्चन यहां से पूछा गया है प्लाज्मा सेल्स से। क्लियर। अगर सबसे ज्यादा की बात की जाएगी सीक्वेंस की, तो सबसे ज्यादा सीक्वेंस किसकी पाई जाती है बताइए? आईजी जी की। फिर उसके बाद आईजी ए, आईजी एम, फिर आईजी डी, फिर उसके बाद आईजी ई। ये सीक्वेंस में ही हमने आपको बताया है अभी तक। क्लियर। जो भी बातें बताई हैं वो सब के सब किस में बताए हैं? सीक्वेंस में। इसकी डिटेल जानकारी हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में देंगे जब आपको इम्यूनिटी पढ़ाएंगे तब। क्लियर। फिर अभी क्यों चर्चा कर दी है? थोड़ा बहुत जानकारी रखोगे तो थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा ना, सुना सुना लग रहा है, नहीं तो फिर सुना सुना लगेगा ना। मैक्सिमम क्या पाई जाती है बताइए? ये हमारी मैक्सिमम है। मिनिमम बताइए? आईजीई के बारे में कभी नाम सुना है? एलर्जिक रिएक्शन शो करती हैं ये, याद आ रही है? कुछ बातें हमें रिमार्क डाल करके लिखना है, कुछ बातें हमें नोट डाल करके लिखना है, ध्यान सुनेंगे क्या? कभी भी आपसे अगर ऑर्डर की पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा आयंस पाया जाता है, ठीक है, उस पे सवाल उठते हैं। तो सबसे ज्यादा सवाल किस पे उठे हैं कि कौन सा मिनरल साइंस सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है?
ये सीक्वेंस सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, सबसे कम PO4 2 माइनस होता है कि 3 माइनस, 3 माइनस होगा ना, H3PO4 एसिडिक होता है ना, ये 3 माइनस होगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया, ये जो हमारे पास सॉल्ट पाए जा रहे हैं, सॉल्ट में कौन सा, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, ये किसकी तरह एक्ट करते हैं बताइए, एक्ट एज बफर। जो बातें आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही हैं ये सारे पॉइंट रिमार्क करके मैं लिखवा दे रहा हूँ। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा, न्यूट्रिएंट में हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल भी तो पाए जाते हैं ना, ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज का लेवल कितना होना चाहिए हमारे बॉडी में, तो हमने ये बताया था कि 18 to 100 मिलीग्राम होना चाहिए पर डेसीलीटर में, क्लियर, 80 to 100 मिलीग्राम जो होनी चाहिए वो पर डेसीलीटर में हमारे पास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट समझते हैं, फैट का कितना होना चाहिए, तो फैट का जो होना चाहिए 150 से लेकर के 180 मिलीग्राम होना चाहिए पर डेसीलीटर। कभी भी यूरिन टेस्ट कराया है, यूरिया टेस्ट, ठीक है, यूरिया जो होता है हमारे अंदर सामान्यतः 27 से लेकर के 30 मिलीग्राम होना चाहिए पर डेसीलीटर, क्लियर। कई सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो यूरिन सैंपल मांगते हैं ना, क्लियर, जब जॉइंटिस वगैरह होता है तब अक्सर। अब हमारे पास आता है क्या, प्रोटीन के बारे में कौन कौन सी प्रोटीन हमने पढ़ ली है, पहले ये बताइए कौन कौन सी प्रोटीन पढ़ ली है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। एल्बुमिन किस में मदद करता था, ऑस्मो रेगुलेशन में। दूसरा पॉइंट हमें बताइए एल्बुमिन किस में और किस कहाँ कौन बनाता है एल्बुमिन को, लीवर, समझ आई बात है, कितना परसेंट होता है, 4%, ठीक है। फिर उसके बाद ग्लोबुलिन, यानी अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी पाई जाएगी, एल्बुमिन, फिर उसके बाद ग्लोब्यूलिन, फिर उसके बाद फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। ये लगभग लगभग बराबर होते हैं, समझ आ रही बात, तो ये लिख लीजिए, ये लगभग लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लगभग लगभग बराबर करने का मतलब क्या है, ये कितना परसेंट, 4, ये लगभग लगभग 4%, ये 2 to 4%, ये भी 0.3% होते हैं, ये भी 0.3%, लगभग लगभग बराबर ही तो हैं। फाइब्रिनोजन के बारे में एक अच्छी सी बात लिख लेते हैं बस, अगर आपसे कोई पूछेगा स्मॉलेस्ट प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन तो क्या लिखेंगे, एल्बुमिन, लार्जेस्ट प्रोटीन की बात की जाएगी तो फाइब्रिनोजन। यानी हमारे पास अगर प्लाज्मा प्रोटीन की बात की जाएगी, ध्यान सुनिएगा, अगर प्लाज्मा प्रोटीन की बात की जाएगी तो प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास एक लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होगी, एक लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होगी, और एक हमारे पास स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होगी, एक लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन और एक हमारे पास स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। लार्जेस्ट में एग्जांपल हम किसका लिखेंगे बताइए, फाइब्रिनोजन को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, फाइब्रिनोजन को लिखेंगे, और स्मॉलेस्ट में किसको लिखेंगे, एल्बुमिन जो अभी बताया ताजा ताजा, ठीक है। इसी वक्त जब ब्लड क्लॉटिंग वाली बात आ रही है तो क्लॉटिंग फैक्टर बता ही दें क्या, तो हेडिंग डालते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, बहुत दिन बाद पढ़ने को मिलेगा लेकिन मैं अभी पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है। अब कॉपी किताब बंद करके पहले सुनेंगे ब्लड क्लॉटिंग है क्या, ठीक है। अब सुनते हैं, आए दिन आपने देखा होगा कि कई लोग अपना हाथ पैर काटे रहते हैं ना, या चोट लग जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं। अब हम मान चलते हैं चोट लगी है,
चोट लगने के बाद क्या होता है कि कुछ हमारे इंजर्ड टिश्यूज और कुछ हमारे प्लेटलेट्स दोनों मिल करके एक केमिकल सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? एक केमिकल सिक्रीट करते हैं, और वो केमिकल्स आगे चल करके कई सारे केमिकल्स का फॉर्मेशन करता है। क्या बोला? कई सारे केमिकल्स का फॉर्मेशन करता है थ्रू अ कैस्केड प्रोसेस। किसके प्रोसेस से? कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस क्या है, हम आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे हमने ये कहा कि आपको अभी तो कैस्केड प्रोसेस समझना है, ठीक है? कैस्केड प्रोसेस क्या है, ध्यान सुनेंगे। कैस्केड प्रोसेस का मतलब आपको सिंपल वे में हम समझाना चाहते हैं कि जैसे कि कोई एक प्रोसेस है, ए है और ये बी है। जब ए बी से टकराता है तो क्या बनता है? सी बनता है। ये जो सी बना, ये किसी दूसरे एंजाइम्स के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? कैटलिस्ट का काम करेगा, और ये डी को ई में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? डी को ई में कन्वर्ट करेगा। और ये जो ई है अब कन्वर्ट हो गया, ई जो होगा वो आगे चल करके एफ को जी में कन्वर्ट करेगा। समझ बात? और ये जो जी है आगे चल करके किसी न किसी एक्स को वाई में कन्वर्ट करेगा। कैस्केड थ्योरी का मतलब क्या है कि किसी दो केमिकल का रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो किसी दूसरे एंजाइम्स के लिए किसका काम करेगा? कैटलिस्ट का काम करेगा। क्लियर? और वो आगे केमिकल्स के एंजाइम्स को क्या करता है? प्रोसीड कराता है। और यही कहलाता है कि इसी को हम कभी कभी कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ लिंक्ड रिएक्शन। कैस्केड का मतलब क्या समझेंगे? एक दूसरे की जो रिएक्शन है एक दूसरे से लिंक है कि नहीं। ये एक्स वाई बनेगा कब? जब तक जी नहीं होगा तब, ठीक है? और ये जी कैसे बनेगा? जब तक ई काम नहीं करेगा। और ई कैसे बनेगा? जब तक सी काम नहीं करेगा। क्या एक दूसरे के ऊपर लिंक है कि नहीं है? ये इसी को हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। समझ रहे बात? चलिए, अब बात आती है आगे, हम नेक्स्ट पॉइंट में हम बढ़ते हैं। अब हम करना चाहते हैं कि हमें चोट लगी है। कहाँ लगी है? दिल पे लगी है, ठीक है? सुनते ध्यान से। अब हमने क्या किया कि हमने ये कहा कि हमें क्या लगी बताइए? चलो, चोट लगी, ठीक है? चोट लगने के बाद हमें दो ही चीज हमारे साथ होता है। या तो फिर उस जगह से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है इंजर्ड टिश्यू से, ठीक है? और एक हमारा प्लेटलेट्स भी एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लेटलेट्स भी क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। तो जब ये चोट लगती है तो दो लोग एक्टिवेट होते हैं। पहला क्या होता है? ये पहला सबसे पहले क्या एक्टिवेट होता है बताइए? एक्टिवेट इंजर्ड टिश्यू, या फिर ऐसे मैं लिख सकता हूं, एट द साइट ऑफ इंजर्ड टिश्यू। जहां पे इंजर्ड टिश्यू हुई है उस जगह पर, ठीक है? और हमारे प्लेटलेट्स, ठीक है, दोनों मिलकर के कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं बताइए? कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है कुछ केमिकल्स का। किसका सिक्रीशन हो रहा है बताइए? केमिकल्स का सिक्रीशन हो रहा है। इतनी बात समझ में आई? और यही केमिकल्स क्या करती है आगे चल करके बताइए? फॉर्मेशन कराती है किसका? लिंक्ड रिएक्शन का, ठीक है? यही केमिकल्स आगे चल करके क्या करती है बताइए? इट हेल्प्स इन किसमें बताइए? फॉर्मेशन ऑफ, किसमें बताइए? फॉर्मेशन ऑफ लिंक्ड रिएक्शन। ये लिंक्ड रिएक्शन में क्या करती है? ये मदद करती है, ठीक है? और इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए? कैस्केड प्रोसेस। अभी तक किसी को तकलीफ इसमें नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अभी तो तकलीफ अब बढ़ेगी ना। अब सुनिए, ये केमिकल्स है क्या, ठीक है? इस केमिकल का नाम क्या है? तो इस केमिकल का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। इस केमिकल का नाम क्या है बताइए?
इस केमिकल का नाम थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बो टर्म किसके लिए यूज होता है? प्लेटलेट्स के लिए। ठीक है, ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये भी कौन बनाता है? हमारा लीवर ही बनाता है। थ्रोम्बोकाइनेज कौन बनाता है? लीवर ही बनाता है। अब ये करता क्या है हमारे पास थ्रोम्बोकाइनेज, ये किसका काम करेगा बताइए? केमिकल्स, कैटलिस्ट का काम करेगा। ये करता क्या है कि प्रोथ्रोम्बिन को, ये करता क्या है? प्रोथ्रोम्बिन को, जो कि प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार का इनएक्टिव एंजाइम्स है। कैसा एंजाइम्स है बताइए? एक तरीके का इनएक्टिव एंजाइम्स है, उसको एक्टिवेट करता है। उसको क्या करता है बताइए? एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करके ये क्या बनाता है? थ्रोम्बिन बनाता है। क्या बनाता है बताइए? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक प्रकार का कैसा एंजाइम्स? कैसा एंजाइम्स? एक्टिव एंजाइम्स। ठीक है, शर्त पर, शर्त क्या होती है? यहां पर हमें कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। समझ आई बात? फिर उसके बाद आता है कि ये थ्रोम्बिन अब क्या करेगा, ध्यान सुनिएगा। अब थ्रोम्बिन क्या हो गया है? एक्टिवेट हो गया है। अब ये थ्रोम्बिन भी अब किसका काम करेगा बताइए? कैटलिस्ट का काम करेगा। ये करता क्या है? ये आगे चल करके यहां पर कन्वर्ट करता है, किसके प्रेजेंस में? वही कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में। ठीक है, ये क्या करता है कि फाइब्रिनोजन को, क्या बोला? फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है। चलिए हम इधर डायरेक्शन लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट कर रहा है इधर डायरेक्शन। क्लियर? ये फाइब्रिनोजन को, ये फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। और यही फाइब्रिन जाता है, तुरंत जाता है, तुरंत जाता है, तुरंत जाता है कहां पे? जहां पे चोट लगी है। ठीक है, और ये जहां पे चोट लगी है वहां जा करके एक कुछ ऐसे फाइबर्स बनाने लगता है, जहां जहां चोट लगी है कुछ ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाइबर्स बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और फाइबर्स निकल करने के बाद यहाँ पे कुछ मटेरियल क्या होती है? ऊपर आ जाती है। ठीक है, और जो मटेरियल ऊपर आती हैं वो आगे चल करके हम इसी को क्या बोलते हैं? स्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कम बोल देते हैं। ठीक है, और यही जो हमारी चोट लगी है वही अब हील हो जाएगी। ठीक है, तो यही बन जाती है। और ये क्या हो जाती है बताइए? अब यही क्या हो जाती है? क्लॉटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है बताइए? क्लॉटिंग हो जाती है। समझ आई बात? यानी हमें यही समझना है कि अगर चोट लगी है तो एक्टिव साइट, यानी जहां पे इंजर्ड टिश्यू है उनकी साइट पर, और प्लेटलेट्स क्या करती हैं? एक केमिकल सीक्रेट करती हैं, और वो केमिकल्स क्या नाम क्या होता है? फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन किस में मदद करती है बताइए? लिंक्ड रिएक्शन में मदद करती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। और ये फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करती है? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करती है। और ये प्रोथ्रोम्बिन कैसा है बताइए? इनएक्टिव है, और ये कैसा है? एक्टिव है। सेम यही बात फाइब्रिनोजन भी एक प्रकार का कैसा एंजाइम है बताइए? इनएक्टिव एंजाइम्स है। और ये इनएक्टिव एंजाइम्स किस में कन्वर्ट होता है बताइए? फाइब्रिन कैसा हुआ बताइए? एक्टिव हुआ। और यही एक्टिव होने के बाद कहाँ जाएगा? जहां पे चोट लगी है, और वहां पे क्या बना लेता है? स्कम बना लेता है, और ब्लड को क्लॉट करा देता है। ब्लड क्लॉटिंग में जो समय लगता है लगभग लगभग तुरंत नहीं होता, 2 से 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो समझ जाइए थोड़ा बहुत हीमोफीलिया के आप शिकार हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा चोट लग गई है और अगर आपका ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा लगातार, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, अगर चोट लगी है तो वो चोट जरूरी है तुरंत और हील हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बट थोड़ा बहुत समय लगता है, 2 से 4 मिनट। क्लियर? कुछ चोट ऐसी होती है जो जिंदगी भर लगी रहती है, क्यों भाई साहब? ठीक है, हाँ, समझ रहे बात? हाँ, उसका कोई इलाज नहीं है। समझ रहे बात है? इसीलिए छुरी चाकू से दूर रहा करो ना। हाँ, 2-3 चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी में दूर रखा करो अपने। छुरी चाकू और लड़की से दूर रहो, कटने वाली चीज से दूर रहे ना। समझ आ रही बात?
ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो काट के ही जाएंगी। आपके एनसीईआरटी ने थोड़ा उल्टा टाइप से लिखना स्टार्ट किया है। क्या लिखा है मालूम है? ये स्टार्ट ही ऐसे लिखा है, कहता है कि अगर आप अपने हाथ को या फिर अपनी चीज़ को अगर काटते हो तो खुद हर्ट करते हो, ऐसा कुछ लिखा है। क्लियर? फिर उसके बाद उसने ये लिखा है कि अगर आपने देखा होगा तो, अगर ना देखा हो तो साइंस क्या कहती है, आओ करके देखें। ठीक है? हाँ, कई बार होता है ना कि सर ऐसा होता है क्या, चलो करके ही देख लेते हैं। हम लोग बिलीव करते हैं यही चीज़ पे ना। फिर उसके बाद आता है, उन्होंने ये कहा है कि स्टार्ट कहाँ से किया, इन्होंने फाइब्रिन से स्टार्ट किया है। कह रहा है कि जो एक्टिव फाइब्रिन है वो बना आया कहाँ से है, फाइब्रिनोजन से आया है। और किसके प्रेजेंस में आया बताइए, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में। कौन बनाया है, थ्रोम्बिन बनाया है। थ्रोम्बिन कहाँ से आया है, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन से आया, किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में। बनाया कौन है, थर्मोकाइनेज। फिर ऐसे उल्टा लेकर के गया है। आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो आपको लगेगा। क्लियर? एनसीईआरटी शुरुआत ही लिख रही है यू नो दैट, कह दो नहीं जानते। ठीक है? कह रहा है यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ। अजीब लिखा है। ठीक है? अपने आप को खुद चोट पहुंचा रहे हो। क्लियर? फिर लिखा है, यानी वो समझ गया है कि आजकल के बच्चे खुद से ही हाथ काट रहे हैं, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। ठीक है? वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि हर्ट योर सेल्फ। अब कह रहा है कि योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी वो समझा भी रहा है ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। क्लियर? यूजुअली अ ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर समटाइम्स, कुछ टाइम, समटाइम्स की जगह पे कितना मिनट है, 2 से 4 मिनट। क्लियर? दूसरा बात ये भी बोल रहा है डू यू नो वाई, ऐसा क्यों होता है। ठीक है? अभी सब कुछ बता तो दिया हुआ है। समझ आई बात है? यानी हमने ये कहा था बायोलॉजी एक ऐसा टर्म है जहां पे समझ में आने लगे कि ये चीज क्यों हो रही है तो बायोलॉजी आने लगेगी। क्लियर? बायोलॉजी बेसिकली 3 फैक्ट पे ही डिपेंड है। एक तो डायरेक्ट डाटा बेस्ड, और एक होता है फैक्ट, और एक होता है वाई। ठीक है? अगर ये 3 चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका आंसर नहीं बताना है, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्लियर? आपको याद कर लेना है। क्लियर? दूसरा पॉइंट इन्होंने ये लिखा है कि दिस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी यू डू हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम। ठीक है? यानी ये जो स्कम है वो कैसा है बताइए, डार्क ब्राउन। ये कैसा है बताइए, डार्क रेडिश ब्राउन। ठीक है? ब्राउन कलर, ब्राउन क्या डायरेक्ट कह दो काला ना, है कि नहीं? दो चीजें होती हैं, ये इंडिया में बहुत बुरा शब्द है ये ब्राउन कलर। अगर लड़का काला होता है तो डायरेक्ट काला बोल देते हैं उसको, अगर लड़की काली होती है तो कहते हैं ब्राउन गर्ल है ना? ये बहुत दुखी होता है हम लोगों के लिए, तो बहुत दुख की बात है। मैं काला हूं तो मुझे तो लोग डायरेक्ट बोलते हैं ब्लैक मैन, इधर आओ, काला इधर आओ। अगर कोई लड़की काली दिख जाए मेरे सामने तो कहती ब्राउन गर्ल है, कितना अच्छा कलर है। कलर को लेकर के तुम लोग वो हो, है कि नहीं? तो ये बहुत गलत बात है ना। सरकार बदलने दो, इसके लिए हम रखेंगे कुछ न कुछ व्यवस्था। फिर एक लिखा है कि यहाँ पर इट इज अ क्लॉट या कॉगुलम फॉर्म्ड मेनली बाय अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड फाइब्रिन इन विच डेड या डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड। ठीक है? यानी ये जो ब्लड ट्रैप्ड हुआ है इन्हीं में ट्रैप्ड हो जाएंगे ब्लड। क्लियर? दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है क्या, अब यहां से स्टार्ट किया, फाइब्रिन से इन्होंने स्टार्ट किया है। क्लियर? इन्होंने ये लिखा है कि फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन, यानी फाइब्रिन आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन। क्लियर? फिर उन्होंने ये लिखा है कि फिर आगे बढ़ करके इन्होंने ये लिखा है कि प्लाज्मा बाई एंजाइम थ्रोम्बिन, ये किसके द्वारा बनाई गई है बताइए, थ्रोम्बिन के द्वारा। फिर कह रहा है कि थ्रोम्बिन इन टर्न, ठीक है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम कहां से बताइए, अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। तो ये आगे चल करके ये इन टर्न कहां से बना हुआ बताइए, प्लाज्मा सेल्स के अंदर, ये कहां पे, इनएक्टिव एंजाइम्स है। क्लियर? फिर कह रहा है कि दिस कॉम्प्लेक्स इज फाउंड बाय अ सीरीज लिंक्ड एंजाइम्स रिएक्शन। ठीक है? सीरीज एंजाइम्स लिंक्ड रिएक्शन, इसको हमने क्या बोला है, कैस्केड प्रोसेस बोला है। इसी को हमने क्या बोला है, कैस्केड प्रोसेस बोला है, इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स में हमने कितने फैक्टर्स बोले हैं बताइए, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। कितने क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं बताइए, हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने क्लॉटिंग फैक्टर, कितने क्लॉटिंग फैक्टर बताइए, 13।
एक सरप्राइज की बात बताएं, झटका लगेगा, सुनिएगा। आप लोगों में से कितने लोग सुने हैं कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं? अभी ताजा ताजा सुने हो ना? इससे पहले कभी जिंदगी में नहीं सुने थे 13 क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं? कोई कहीं से नहीं सुन के आया है? और कोई कोई नहीं बताया था 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं? सुनिए, हम बता रहे हैं। मैक्सिमम जगह पे भी बताया जाता है कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर होता है। एक सरप्राइज की बात बताएं, क्लॉटिंग नंबर जो 6 है उसको हटा दिया गया है क्लॉटिंग फैक्टर से। क्या बोला? क्लॉटिंग नंबर जो 6 है उसको क्लॉटिंग फैक्टर में अब इंक्लूड नहीं किया जाता, फिर भी हम लोग 13 क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं। अब बचे कितने क्लॉटिंग फैक्टर? 12। यही मैं लिखवा दूंगा ना, बदनाम हो जाऊंगा। समझ आता है बात? इसलिए 13 क्लॉटिंग फैक्टर, अच्छा वीडियो में आ भी गया ना? हाँ, समझ आ रही बात है? बहुत शर्म की बात है कि मतलब 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते थे, क्लॉटिंग नंबर जो 6 है वो हमारे यहाँ से हटा दिया गया है। क्लियर? फिर भी अभी तक हटाने के बावजूद भी किसी के माइंड से जा नहीं रहा है 13 क्लॉटिंग फैक्टर। तो अब मैं ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर ही लिखवा दूं ताकि समाज में बना रहूं ना, कोई बहिष्कार न करे हमारा। क्लियर? नहीं तो बदनाम तो हम बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट इन्होंने ये लिखा है कि an injured or trauma stimulate platelets in the blood to release a certain factor or which activate mechanism of coagulation। ये certain factor बोला है, which regulate क्या बोला है? ये कैस्केड प्रोसेस को चलाने के लिए। क्लियर? फिर कह रहा है कि सर्टेन फैक्टर्स विच एक्टिवेट, अच्छा सर्टेन फैक्टर रिलीज्ड बाय टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजर्ड, यानी जो सर्टेन फैक्टर वो कौन रिलीज कर रहा है बताइए? टिश्यू कहाँ पे? एट द साइट ऑफ इंजर्ड। ठीक है। फिर कह रहा है कि आल्सो कैन इनिशिएट बाय प्लेटलेट्स। ठीक है। और किसके प्रेजेंस में? इन्होंने लास्ट में लिखा है कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। तो हर जगह इनका रोल बता दिया, यहाँ पे यहाँ पे। क्लियर? हर जगह पे कैल्शियम आयन रोल अदा कर रहे हैं। ब्लड क्लॉटिंग तो हो गया ना? समझ आई बात है? अब हेडिंग आता है हमारे पास क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट आता है ना? क्लियर? एक पॉइंट और लिख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। ठीक है, सुनिए। चलिए, लिख लिए थे ये सही चीजें? चलिए देखते हैं ध्यान से, एक नोट डाल करके कुछ बातें लिखते हैं। अभी तक क्लॉटिंग फैक्टर्स पढ़ने के बाद मुझे क्या समझ में आया? सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ पे पाए जाते हैं बताइए? ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोटीन नेचर। और सभी प्रोटीन कहाँ पे हमने पढ़ा? प्लाज्मा के अंदर पढ़ा। ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है आर प्रेजेंट इन कहाँ? प्रेजेंट इन, अरे बोलो, ब्लड प्लाज्मा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट अगर मैं आपसे बोलना चाहूं, ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, अगर मैं ऐसा ब्लड लूं विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर लूं, विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर लूं, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? सीरम बोलूंगा। ब्लड में से मैं क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया, ब्लड में से मैं माइनस किया क्या? क्लॉटिंग फैक्टर माइनस किया, उसी को हमने क्या बोला? सीरम। क्लियर? अगर मैं ब्लड में से कार्पसल से हटाता हूं तो क्या बचता है? प्लाज्मा ही तो बचता है। अरे बोलिए, अगर मैं किसी ब्लड में से, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं ब्लड में से माइनस कर रहा हूं क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट गायब कर रहा हूं। मैं क्या माइनस कर रहा हूं बताइए? फॉर्म्ड एलिमेंट माइनस कर रहा हूं, तो क्या लिखेंगे? यही तो हमारा प्लाज्मा होता है। क्लियर? अब तक हमारा क्या खत्म हो चुका है? ब्लड प्लाज्मा खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी हमारे पास? फॉर्म्ड एलिमेंट। तो हेडिंग डाल दीजिए फॉर्म्ड एलिमेंट। टाइम हो गया क्या? हो गया है।
चलिए एक बार रिवाइज कराते हैं। चलिए पेज पलटिए शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर के अंत तक, ठीक है। चलिए हम आपको पढ़ा रहे थे क्या, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हमने बॉडी फ्लूइड का मतलब समझाया, फिर सर्कुलेशन का मतलब समझाया। हमने ये कहा कि अगर कोई भी एक सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की। और ट्रांसपोर्ट हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होते हैं, बाय सर्कुलेशन से ही होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास बॉडी फ्लूइड क्या है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड मैट्रिक्सेस पाई जा रही हैं वो सब के सब क्या आते हैं, बॉडी फ्लूइड में ही आते हैं। बॉडी फ्लूइड में हमारे पास दो आते हैं, एक ब्लड आता है, दूसरा लिम्फ आता है, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि ब्लड के बारे में आपको बताने की कोशिश की, तो ब्लड क्या है, हमारे पास एक रेड कलर का फ्लूइड है और जो कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है। हमने ये कहा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, मैंने क्यों बोला, क्योंकि सभी कनेक्टिव टिश्यू की बात क्या होती है, उनकी जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होती हैं वो दो चीजें बनाती है, एक फाइबर बनाती हैं और एक हमारे पास ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाती है। जबकि ये जो हमारे पास ब्लड है ना तो फाइबर्स बनाती है और ना ही ईसीएफ बना रही है, क्लियर। इसलिए ये किस तरीके का हुआ, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू हुआ, या इसी को हमने क्या बोला, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोल दिया, क्लियर। फिर हमने ये देखा कि ब्लड के बारे में दो बातें बताई। ब्लड के बारे में दो बातें बताने के लिए मैंने क्या बोला कि ब्लड हमारे पास ब्लड प्लाज्मा से मिलकर के बना होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। ब्लड प्लाज्मा कितना होता है, 55% होता है, और हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं, 45% होते हैं। ब्लड प्लाज्मा में हमने ये आपको बताने की कोशिश की, सबसे पहले सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाए जाते हैं, वाटर पाए जाते हैं 90 से लेकर के 92%। फिर उसके बाद प्रोटीन पाए जाते हैं 6 to 8%। फिर उसके बाद हमारे पास अदर मटेरियल्स आते हैं। सबसे पहले हम अदर मटेरियल्स के ऊपर ही क्या हुए, हावी हुए और उसी के बारे में पढ़ने की कोशिश की है, ठीक है। तो सबसे पहले अदर मटेरियल्स में हमने क्या पढ़ा, मिनरल्स और आयंस पढ़े। मिनरल साइंस में हमारे पास कौन कौन से, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, फॉस्फेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, ठीक है। अगर इनकी सीक्वेंस की बात की जाएगी, ऑर्डर की बात की जाएगी, तो सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, क्लोराइड आयन पाए जाते हैं। फिर उसके बाद सोडियम आयन पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कैल्शियम, फिर पोटेशियम, फिर फॉस्फेट, फिर सबसे कम हमारे पास क्या आता है, मैग्नीशियम, क्लियर। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि सॉल्ट के बारे में, इनके बारे में पढ़ने की कोशिश की। और सॉल्ट में हमने क्या पढ़ाया था बताइए, एक बाइकार्बोनेट आयन बताया था और NaCl, KCl और मैग्नीशियम क्लोराइड भी बताया था, क्लियर। और हमने एक सिंपल सा तरीका बताया था कि जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो एक तरीके का बफर सोल्यूशन की तरह एक्ट करते हैं। किसकी तरह एक्ट करते हैं, बफर की तरह एक्ट करते हैं, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास न्यूट्रिएंट में। न्यूट्रिएंट में हमने क्या बताया, ग्लूकोज बताया, प्रोटीन बताया, फैट्स बताए और वाइटामिन बताए, क्लियर। ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड के अंदर कितना होता है, 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, क्लियर। फिर उसके बाद हमने क्या बताया कि प्रोटीन की बात की, प्रोटीन के बारे में अलग से जिक्र कर लिया जाएगा। अभी हमें क्या करना, फैट के बारे में पढ़ना था। फैट कितना पाया जाता है, 150 से लेकर के 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पाए जाते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद हमने कहा कि कुछ अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट भी पाए जाते थे, और नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या हमने पढ़ाया है, यूरिया, ठीक है। यूरिया भी क्या है हमारे पास, नाइट्रोजनस वेस्ट ही तो है। यूरिया कितना पाया जाता है, 27 to 30। आपके एनसीईआरटी में या कहीं पे अपने टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो 30 मिलीग्राम लिखा है, क्लियर। बहुत पुराना क्या था, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 27, ठीक है। तो वो 27 भी आपको याद रखना है, एक एवरेज वैल्यू है 27 to 30। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था कि इनके पास क्या पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। प्रोटीन के नाम पे हमने कितने तरीके की प्रोटीन बताए, 4 तरीके की प्रोटीन बताई। एक क्या, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। एल्बुमिन की संख्या कितनी होती है, 4%। फिर ग्लोब्यूलिन की संख्या कितनी होती है, 2 to 4%। और 0.3% किसका होता है हमारे पास, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का एक जैसा होता है, ठीक है। फिर हमने ये कहा कि जो हमारे पास एल्बुमिन होते हैं किसमें मदद करते हैं, ये हमारे कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, यानी ऑस्मो रेगुलेशन में ही मदद कर रहे हैं, क्लियर। फिर और एक मदद और हमने बताया था कि हमारे पास एल्बुमिन बनता कहाँ पे है, तो बनता कहाँ पे है, लीवर में बनता है, क्लियर। दूसरा पॉइंट हमने ये बताया था कि एल्बुमिन के बारे में, ये स्मॉलेस्ट प्रोटीन है। कैसा है प्रोटीन, स्मॉलेस्ट प्रोटीन है, इसलिए सबसे ज्यादा नंबर में पाए जा रहे हैं, क्लियर। फिर उसके बाद हमने आपसे ये बताया था ग्लोबुलिन के बारे में। तो ग्लोबुलिन के बारे में एक अल्फा ग्लोबुलिन और एक बीटा ग्लोबुलिन, एक गामा ग्लोबुलिन। अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन कौन बनाता है, हमारा लीवर ही बनाता है, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में मदद करते हैं। और दूसरा पॉइंट गामा ग्लोबुलिन के बारे में ये बताया था, ये इसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी मदद करते हैं, ठीक है। और इम्यूनोग्लोबुलिन किस में मदद करता है, हमारे डिफेंस सिस्टम में मदद करता है। क्यों, क्योंकि ये एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। और एंटीबॉडीज बनाता कौन है, प्लाज्मा सेल्स, क्लियर। फिर उसके बाद आता है कि अगर सीक्वेंस की बात की जाएगी तो सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन में, IgA, बोलिए, नहीं, IgG, ठीक है।
IgG पाए जाते हैं, फिर उसके बाद IgA पाए जाते हैं, फिर उसके बाद IgM पाए जाते हैं, IgD पाई जाती है और IgE पाई जाती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है मैक्सिमम में क्या पाए जाते हैं, IgG, मिनिमम में क्या पाए जाते हैं, IgE। क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या, ग्लोबुलिन के बारे में तो हो गया था, अब ब्लड क्लॉटिंग था। ब्लड क्लॉटिंग में हमारे पास क्या बताया, ये एक प्रकार की कैस्केड थ्योरी पे बेस्ड है, और कैस्केड थ्योरी क्या कहती है बताइए। कैस्केड थ्योरी हमारी ये बोलती है हमेशा कि जब भी एक एंजाइम्स लिंक्ड रिएक्शन में आती हैं तो एक का जो प्रोडक्ट होगा दूसरे रिएक्शंस के लिए किसका काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, और ये एक तरीके के एंजाइम्स लिंक प्रोसेस बनाती है। तो सबसे पहले हमने ये कहा कि अगर मुझे चोट लगी है तो वहां पे जो इंजर्ड टिश्यूज होंगी और जो हमारी प्लेटलेट्स होंगी वो क्या करती है, एक केमिकल का सिक्रीशन करती है, और वो केमिकल का नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। प्रोथ्रोम्बिन हमारा कैसा है, इनएक्टिव है, और थ्रोम्बिन हमारा कैसा है, एक्टिव एंजाइम है। अब ये जो थ्रोम्बिन है वो दूसरे एंजाइम्स के लिए कैसा काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा, यानी ये फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। और फाइब्रिनोजन हमारा कैसा है, इनएक्टिव एंजाइम से, और फाइब्रिन हमारा कैसा है, एक्टिव एंजाइम से। क्लियर। फिर उसके बाद हमने ये बताया कि फाइब्रिनोजन जो होते हैं वो फाइब्रिन में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइब्रिन जाकर के जो वहां पे हमारे पास इंजर्ड टिश्यू होते हैं वहां पे एक्ट करते हैं। ठीक है, और वहां पे क्या बनाते हैं, ब्लड को क्लॉट कराते हैं, स्कम करते हैं, एक डार्क ब्राउन रेडिश कलर का बनाते हैं। क्लियर। और ये क्या करते हैं, उसी में सारे के सारे फॉर्म्ड एलिमेंट क्या हो जाते हैं, ट्रैप कर जाते हैं। ठीक है, और ट्रैप करने के बाद जो प्लाज्मा होती है वो बाहर निकल आती है, सीरम टाइप। क्लियर। और वो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है ना, और हम लोगों की आदत होती है वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, उंगली करने की आदत होती है ना, तो यहाँ पे अगर लग गया चोट तो बार बार जब तक उसको व्हाइट नहीं कर देंगे तब तक उसके वहां से हाथ हटेगा ही नहीं हमारा, ऐसा होता है ना। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या है कि बस इतना ही हुआ था, बड़े जल्दी खत्म हो गया। क्लियर। तब तक के लिए चलते हैं। ठीक है, डीपीपी निकालिए। चलिए होम असाइनमेंट में पेज नंबर 389 पे देखिएगा, उसमें कुछ ब्लड के बारे में बताया है ना, जितना हो सके उसको करके आइएगा। ठीक है, 89 पे जो दिया गया है, जहां ना समझ में आया तो वो देख लीजिएगा ना, पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा मत। क्लियर। और जरूर पूछ लीजिएगा।